नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक जो पहला चैप्टर है कॉमर्स का वो लेके आ गया हूँ। चैप्टर का नाम है व्यापारिक कार्यालय और उसके विभाग। ठीक, आज हम पढ़ेंगे इसमें कि व्यापारिक कार्यालय का अर्थ, ठीक है, व्यापारिक कार्यालय की आवश्यकता एवं महत्व, कार्यालय की स्थापना स्थिति, कार्यालय के लिए आवश्यक सामग्री, कार्यालय के प्रमुख विभाग, कार्यालय के आवश्यक कार्य, कार्यालय संगठन का अर्थ, कार्यालय संगठन का सिद्धांत। चलिए, सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानते हैं। कोई भी चैप्टर में सबसे पहले अर्थ बोले तो परिभाषा। यहाँ पे एक लाइन में याद रखिए, व्यापारिक कार्यालय इक्वल टू व्यापार का दिमाग। जैसे मनुष्य का दिमाग जो मनुष्य के लिए काम करता है, वही व्यापार के लिए कार्यालय का काम है। मतलब हम कह सकते हैं व्यापार का दिमाग होता है। अब जहाँ से पूरे व्यापार का संचालन होता है, कार्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ से पूरे व्यापार का संचालन होता है। आप देख पा रहे हो कि दिमाग से पूरा शरीर का अंग काम करता है। ठीक है, आप जो चाहते हो पहले दिमाग में आता है सारी बातें और वहीं से संचालन होता है। तो अगर व्यापारिक कार्यालय स्वस्थ होगा, जैसे मनुष्य के शरीर में दिमाग स्वस्थ होता है तो मनुष्य ठीक से चलता है, चल पाता है और वो एक अच्छा मुकाम हासिल करता है। अगर दिमाग कम हो किसी का तो हम उसे पागल भी कहते हैं। तो इसलिए अगर व्यापार में कार्यालय ही नहीं हो, व्यापार करें हम और कार्यालय की ही स्थापना नहीं करें तो समझ व्यापार भी पगला जाएगा। तो अब हम यहाँ पूरा परिभाषा पढ़ते हैं, जहाँ से व्यापार का संचालन होता है, जहाँ निर्णय लिए जाते हैं। ये क्या करता है कि निर्णय भी लेता है। ठीक है, जहाँ सभी विभागों को नियंत्रित किया जाता है। मतलब बहुत सारे विभाग हैं, आपको पता ही है, आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो वो सारे विभागों को नियंत्रण करने का काम कार्यालय का ही है, जहाँ पैसा, सामान और कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, सिर्फ कागज़ का ही काम है। तो पैसा हो, सामान हो, कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड वहीं रखा जाता है। पेपर रिकॉर्ड मतलब कहाँ रख सकते हैं? रिकॉर्ड हम पेपर में रखते हैं। तो जितने भी पेपर होते हैं वो वहाँ पाए जाते हैं। उसे व्यापारिक कार्यालय कहते हैं। क्या हो गया? तो हम एक बार और पढ़ लें कि जहाँ से पूरे व्यापार का संचालन होता है, जहाँ निर्णय लिए जाते हैं, जहाँ सभी विभागों को नियंत्रित किया जाता है, जहाँ पैसा, सामान और कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे व्यापारिक कार्यालय कहते हैं। जैसे बिना दिमाग का शरीर नहीं चलता, वैसे बिना कार्यालय व्यापार नहीं चल सकता। ठीक, अब व्यापारिक कार्यालय की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है? तो हम तो अर्थ से बहुत कुछ समझे और वही आवश्यकता को उत्पन्न कर देता है। आपसे आवश्यकता पूछे या महत्व पूछे, ठीक है, तो भी दोनों में यही बात लिख सकते हो आप। पहला है कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए। कार्यों को व्यवस्थित करने का तात्पर्य क्या है कि कार्य को सही सही तरीके से करने के लिए कार्यों को पहले सजाया जाता है। तो उसके लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। ठीक है, ये काम कार्यालय ही करती है। तो अगर कार्यालय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए, दूसरा है व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए। वो परिभाषा से ही आ गया कि व्यापार को पूरा कंट्रोल यही करता है, खर्च कम करने के लिए। खर्च हमेशा व्यापार में जो लोग बैठे रहते हैं वो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं और वो हमेशा सोचते रहते हैं कि कम खर्चे में कैसे चलाया जाए, क्योंकि कोई भी व्यापार का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना है, अधिकतम लाभ करना है। तो अधिकतम लाभ करने का तरीका ये नहीं है कि ज़्यादा विक्रय मूल्य को बढ़ाया जाए। इसमें तभी हम, क्योंकि बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में प्रतियोगिता होती है, गले काट प्रतियोगिता, ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन बोलते हैं, बहुत सारा कंपटीशन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने खर्चों को कम करके लाभ को हासिल कर सकते हैं अपने लाभ बढ़ाने के लिए। और लाभ बढ़ाने के लिए जो जो काम करना पड़े वो करना कार्यालय सोचती है उसके बारे में, क्योंकि दिमाग वही है, सोचने का काम उन्हीं को करना है। सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए हमेशा जो भी राइट डिसीजन होता है वो सही समय पर सही निर्णय लेने का काम कार्यालय करती है। कार्यालय में लोग एक्सपर्ट बैठे हुए रहते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा निर्णय लेने से लाभ अधिक होगा या ये हो। जैसे आप समझो कि कभी किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा है
ठीक है, और हो सकता है कि वो बहुत बढ़ जाए भविष्य में, तो उसको सही समय पर निर्णय लेना होगा कि हमको ये सामान खरीद लेना है उस समय पर, जिसमें हम अगर बाद में हम खरीदें तो हमको नुकसान हो सकता है व्यापार में। तो हमेशा निर्णय सही समय पर ही लेना चाहिए विभागों का तालमेल बनाने के लिए। व्यापारिक कार्यालय, व्यापार में बहुत सारे विभाग होते हैं, तो विभागों में अगर तालमेल नहीं हो, तालमेल को समन्वय लिखते हैं किताबी लैंग्वेज में, तो आप भी समन्वय भी लिख सकते हो, तालमेल भी लिख सकते हो। तो विभागों में तालमेल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, कि जैसे सभी विभागों को साथ में लेके चलना होता है और तालमेल के साथ ही काम होता है। अगर तालमेल नहीं हो तो बहुत सारे भ्रम उत्पन्न हो जाएंगे, बहुत सारी बातों का दोहराव हो जाएगा और बाद में जाके लड़ाई झगड़े होंगे और बात खत्म हो जाएंगे। जैसे आप समझो कि परिवार में बहुत सारे भाई हैं, परिवार चलने के लिए सभी भाइयों में तालमेल होना चाहिए। उसी तरह व्यापार में बहुत सारे विभाग हैं, उनमें भी तालमेल होना चाहिए। अगर तालमेल नहीं होता है तो दोहराव की स्थिति आती है, भ्रम की स्थिति आती है और व्यापार चलाना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप समझो कि क्रय विभाग ने सामान खरीद लिया, लेकिन स्टोर विभाग को उसने सूचना नहीं दी। स्टोर विभाग में पहले से ही माल उपलब्ध है, स्टोर विभाग ने भी क्रय विभाग को नहीं बोली, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और काम का दोहराव हुआ, जो कि दिक्कत में आ जाती हैं चीज़ें। और सबसे अल्टीमेट है व्यापार को सफल बनाने के लिए। ठीक, तो एक लाइन में अगर इसे बोला जाए तो कार्यालय व्यापार की सही दिशा निर्धारित करती है। व्यापारिक कार्यालय की स्थापना, स्थापना का तात्पर्य क्या है कि वो कहाँ होनी चाहिए, स्थिति। ठीक है, तो व्यापारिक, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है व्यापारिक कार्यालय कैसा होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर साफ सुथरा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए, अपने काम के अनुसार, कम नहीं पड़ना चाहिए बात। ठीक है, तो कार्यालय की स्थापना ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आने जाने की सुविधा हो, ग्राहक और सप्लायर के पास हो, शोर शराबा कम हो, बिजली पानी इंटरनेट की सुविधा हो। ठीक है, यानी जहाँ काम आसान हो वही ऑफिस सही है। तो साफ सुथरा, हवादार हो, एसी लगा हुआ हो, आज का जितना भी आधुनिक चीज़ है वो होनी चाहिए उसमें। अब हम बात करें कि भाई कार्यालय के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, कार्यालय के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। कार्यालय बनाने के लिए सबसे पहले फर्नीचर, टेबल कुर्सी अलमारी, आप लोग जानते हो ये पुराने समय में जब भी कार्यालय होगा वैसा होगा। आज के न्यू कार्यालय में भी फर्नीचर ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। ठीक है, तो टेबल कुर्सी अलमारी तो होना ही चाहिए, कंप्यूटर प्रिंटर होना चाहिए। ठीक है, कि आज के डेट में तुरंत कॉपी कर ले, जेरोक्स मशीन होना चाहिए, स्टेशनरी में कागज़ पेन फाइल, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, ये तो होना ही चाहिए। अगला है टेलीफोन इंटरनेट। ठीक है, आज के डेट में चलाया ही नहीं जा सकता है, संचार के साधन हैं तो ये जरूर होने चाहिए, रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कर्मचारी के लिए, कार्यालय के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार से हैं। व्यापारिक कार्यालय के विभाग, व्यापारिक कार्यालय में बहुत सारे विभाग होते हैं, एक एक करके हम समझाएंगे, लेकिन क्या विभाग है पहले ये समझ लें आप। पत्र व्यवहार विभाग, बहुत सारे नाम से ही परिलक्षित होंगे कि उसका मतलब क्या होगा। हिसाब किताब विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, रोकड़ विभाग, योजना विभाग, विज्ञापन विभाग, पैकिंग विभाग, लागत लेखा विभाग, पूछताछ विभाग, स्टोर विभाग। ठग गया मैं, टेंशन नहीं लेने का, ऐसे पढ़ा नहीं जाता है, हम एक एक चीज़ को आसान भाषा में आपको समझाते हैं। पहला, पत्र व्यवहार विभाग, इनका काम क्या है, पत्र की प्राप्ति, कोई पत्र आया बाहर से, कोई बाहर के कार्यालय से आया तो उसको प्राप्त करना, भेजना, फिर पत्र का प्राप्त करना, फिर उसका जवाब लिख के भेजना। ठीक है, फिर उसका रिकॉर्ड भी रखना जिसमें भविष्य में वो काम आ जाए। ऐसा नहीं है घर का पत्र कि लिख दिए हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारा चीज़ पैसों का मामला है और पैसा फिर दुनिया चल रही है, तो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना होगा। ठीक है, तो अगला हिसाब किताब विभाग, इसका काम सिर्फ जोड़ना घटाना है। जोड़ती घटाती क्या है, आय, कितना इनकम हुआ उसका हिसाब रखना, कितना खर्चा लगा, व्यय मतलब खर्च होता है, कितना खर्च लगा उसका हिसाब लगाना है। लाभ हानि, लाभ हानि का हिसाब लगाना है,
और बजट तैयार करना है। बजट भविष्य के लिए कैसे काम करेगी कार्य व्यापार, उसकी पूरी संरचना तैयार करना, बजट तैयार करना होता है। बजट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, कम से कम 1 साल आगे का, 1 साल के लिए क्या करना है वो करती हैं। क्रय विभाग का काम है सामान खरीदना। सामान खरीदने में वो निर्णय लेती है कि भाई किस किस्म का ना सामान खरीदना है, कैसे खरीदना है, कहाँ खरीदना है, किसके पास से लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो खासकर मात्रा और किस्म पर विचार करती है विक्रय विभाग। इसका काम है एन कैन प्रकार सामान को बेचना, जो कि मुख्य विभाग है। बिना विक्रय के किसी भी व्यापार को चलाया नहीं जा सकता है। तो विक्रय विभाग बहुत ही मुख्य है, बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए सामान बेचने के लिए। ठीक है, ठीक है। विक्रय विभाग ऐसा होना चाहिए जैसे कि मान लो कि राजस्थान में आदमी बालू बेचने के लिए जा रहा हो, बेच पाए। ठीक है, और बेच लेते हैं ये लोग, आपके पैकेट से पैसा जो निकाल रहे हैं आज के डेट में, वो विक्रय विभाग का काम है। दिन रात सोचते रहते हैं कि कैसे लोगों का, आम लोगों के पैसों को निकाला जाए पॉकेट से और अपने सामान को बेचा जाए। ठीक है। रोकड़ विभाग का काम है नगद पैसा संभालना, नगद पैसा संभालना। ठीक है। तो बिना पैसों के, जैसे बिना खून के, बिना रक्त के शरीर को नहीं चलाया जा सकता है, वैसे ही बिना पैसों का विभाग को नहीं चलाया जा सकता है। तो नगद पैसा को संभालने के लिए एक खास विभाग बनाया गया है जिसका नाम है रोकड़ विभाग। योजना विभाग, भविष्य की योजना बनाना इसका काम है। ठीक है। हम कितना भी ये कर लें तो भविष्य की योजना हमें बनानी ही होती है, क्योंकि व्यापार एक दिन का चीज़ नहीं है, उसको लगातार करना पड़ता है। तो लगातार करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए योजना भी बनाना ही होता है। योजना बनाना प्रबंध का पहला कार्य है। ठीक है। विज्ञापन विभाग, इसका काम है प्रचार करना। ठीक है। ये प्रचार करती है, किस तरह से वो चीज़ें को डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से। तो विज्ञापन विभाग का भी बहुत अहम रोल है। इसका काम है प्रचार प्रसार करना, चीज़ों को बेचने युक्त बनाने के लिए उसका प्रचार किया जाता है। वो टीवी के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, या फिर किसी भी तरह से हैंडबिल हो, किसी भी तरह से आप सोशल मीडिया पे जो प्रचार करके अपने सामानों को बेच सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका विज्ञापन विभाग हो गया। अब पैकिंग विभाग। आज के डेट में पैकिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है बच्चों। आज अगर हम सामान को अच्छे से पैक नहीं करेंगे, अच्छे से सामान को ये नहीं करते हैं, ठीक से सुरक्षित नहीं रख पाएँ, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। आज के डेट में अगर किसी चीज़ का दाम भी हम वसूल करते तो पैक करते। आजकल चाहे वो मामूली से मामूली सामान, आपको पता है, पैक करके आता है, चाहे वो दालें ही क्यों नहीं हो, गेहूँ ही क्यों नहीं हो, हम समझते हैं कि पैकिंग किया हुआ सामान अच्छा होता है। और अच्छा होने का वजह उसके पैकिंग करने का तरीका है। आज दूध देख लो, कुछ भी देख लो, सब पैकेज आता है। पैकेजिंग फूड को ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में। तो पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। लागत लेखा विभाग, इसका काम है उत्पादन की लागत निकालना। ठीक है। आज के डेट में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, किसी चीज़ को ये कर रहे हैं, तो उसका लागत फिक्स करना होगा। तो उसके लिए भी एक्सपर्ट लोग होते हैं। वो लोग कम से कम लागत लग पाए इसका जुगाड़ लगाते हैं। और क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव है, अगर वो उत्पादन लागत ठीक नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उत्पादन की लागत निकालना लागत लेखा विभाग का काम है। पूछताछ विभाग, ग्राहकों की बहुत सारी क्वायरियाँ होती हैं, सामान को लेके बहुत सारे पूछताछ करना होता है। तो उनके क्वायरी के समाधान के लिए पूछताछ विभाग का स्थापना किया जाता है कार्यालय में। एक होता है स्टोर विभाग, इसका काम है सामान को सुरक्षित रखना, जैसे गोडाउन वगैरह को कंट्रोल करना। तो स्टोर विभाग का ये काम है। चलो, अब कुछ कार्यालय के आवश्यक कार्य। कार्यालय के जितने भी कार्य हैं वो सब कागज से संबंधित हैं, ये पक्का जान लो। पहला कार्य है पत्रों की प्राप्ति। अगर कोई पत्र आ रहा है तो उसको प्राप्त करना। बाहर जाने वाले पत्रों की तैयारी, बाहर कोई पत्र उसका जवाब लिखना, वो भी काम है। प्रतिलिपि करना, उसका फोटोकॉपी करना। फोटोकॉपी करने के बाद अनुक्रमणिका बनाना। अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स बनाना, जिससे पत्रों को खोजने में सहायता हो। तो प्रतिलिपि करने के बाद उसको संग्रहित किया जाता है, तो उसके लिए अनुक्रमणिका बनाते हैं। फिर पत्रों का वर्गीकरण करता है। पत्रों का वर्गीकरण, क्योंकि बहुत सारे पत्र आते हैं पत्र विभाग में,
अलग अलग विभागों का, तो उसको वर्गीकरण कर दिया जाता है, कौन सा पत्र किस विभाग का है, कहाँ के लिए इम्पोर्टेंस है, तो उसका श्रेणीयन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, बांटा जाता है। फिर अभिलेखों को सुरक्षित रखना, अभिलेख मतलब डॉक्यूमेंट, पेपर वगैरह जो मेन पेपर सब हैं उनके लिए उसको ये करते हैं, अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है। कानूनी दस्तावेज को सुरक्षित रखना, रिपोर्ट तैयार करना, फिर रिपोर्ट तैयार करती है, फिर व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण करती है, ठीक है, और योजना एवं संयोजन करती है। पहले भी मैं ये बता चुका हूँ। सरल शब्दों में अगर बोलें तो ऑफिस में हर कागज जान पहचान होनी चाहिए, ठीक है। कार्यालय संगठन का अर्थ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कार्यालय और कार्यालय संगठन का परिभाषा सेम लिख देते हैं, जबकि इसमें बहुत सारा अंतर है, ठीक है। अंतर सिद्ध, कार्यालय एक जगह है जहां उसको व्यापार का दिमाग कहा जाता है, वो उससे नियंत्रित संचालित होता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। एक सिद्धांत है, ठीक है, कार्यालय संगठन। तो संगठन का अर्थ क्या होता है, एक संगठन से ही लिया गया है। तो कार्यालय संगठन का अर्थ है कार्यालय के कार्यों को सही व्यक्ति सही समय सही तरीके से करवाने की व्यवस्था, उसी को कार्यालय संगठन कहते हैं। यहाँ पे 2-3 जगह सही का यूज हुआ है। सही व्यक्ति, सही व्यक्ति कौन होता है, हर व्यक्ति हर काम कर सकता है क्या, नहीं। जिस काम को जो व्यक्ति कर सकते हैं वहां पे उस आदमी को लगा देना, ठीक है, जिसमें वो सही व्यक्ति सही काम को कर पाए। सही समय, सही समय क्या होता है, यहाँ समय का तात्पर्य क्या है। अब मान लो कोई काम कर रहे हैं हम, उसको करने में अगर आधा घंटा लगता है, लेकिन हम 1 घंटा लगा रहे हैं, तो वो सही समय नहीं है उस काम के लिए, ठीक है। सही समय का यहाँ पर कोई मुहूर्त निकालना नहीं है। सही समय का मतलब है कि वो काम अगर आधे घंटे में खत्म हो सकता है, तो क्या वो आधे घंटे में खत्म हुआ, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है। तो सही समय का मतलब होता है कि जिस समय में होना चाहिए उस समय में हो, ठीक है, सही तरीके से। एक मेथड भी होता है, कोई भी काम को करने जाएंगे तो 2-4 मेथड हैं, तो उसमें सही मेथड लगा है कि नहीं लगा है वो देखना, ठीक है, करवा, और इसकी करवाने की सारी जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कार्यालय संगठन। कार्यालय संगठन को अगर हम समझें तो कार्यालय संगठन का मतलब होता है कि सही सुचारू रूप से व्यापार के कार्यों को कराया जाए, ठीक है। तो इसमें सही व्यक्ति का जरूरत होता है, सही समय का जरूरत होता है, सही तरीके का जरूरत होता है। चलो, कुछ कार्यालय संगठन के सिद्धांत हैं और ये लास्ट टॉपिक है, कार्यालय विभाजन का सिद्धांत। हर व्यक्ति को उसका अलग अलग काम, ठीक है, बांट देना चाहिए। जो व्यक्ति, कार्यालय विभाजन सिद्धांत बोलता है कि हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं है, तो जो व्यक्ति जिस काम के लिए है पहले उसको चुनना और उसको उस काम में लगा देना, तो और इस तरह से सब कार्यों को विभाजित कर देना। उद्देश्य का सिद्धांत, सबका लक्ष्य एक हो, भले आप काम बांट दिए हो, लेकिन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक, लाभ कमाना। तो लाभ, व्यापार का एक ही उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, उसकी प्राप्ति करना। तो ये क्लियर होना चाहिए सभी के दिमाग में, जितने भी लोग लगे हुए हैं उनके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस लाभ के लिए ही हम लोग को ये सोचना है हर बात। तो उनको ये उद्देश्य का सिद्धांत है कि क्या उद्देश्य है हमारा। संप्रेषण का सिद्धांत, सूचना सही और समय पर पहुंचे। संप्रेषण का मतलब होता है सूचना का आवागमन, ठीक है। तो सूचना हमेशा सही समय पर पहुंचे, तो ये होता है संप्रेषण का सिद्धांत। अधिकार का सिद्धांत है, अधिकार के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है। अधिकार, अगर हम किसी को काम दिए हैं और उसको अधिकार नहीं दें तो दिक्कत होगा। अधिकार के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, अधिकार के बिना काम नहीं किया जा सकता। अगर हम मान लो किसी को हम बोलें कि भाई तुम ये पढ़ा देना, ठीक है, अगर किसी को बोल दें हम कि भाई तुमको फिजिक्स पढ़ाना है और हम उसको उसके क्लास में हेडमास्टर एंटर कर जाए तो नहीं होगा। तो अगर उसको हम फिजिक्स पढ़ाने का भार दिए तो उसी का काम है फिजिक्स पढ़ाने का। अब इसी से एक आता है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। फिर अगर अधिकार दिया गया है किसी व्यक्ति को तो उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी, यानी जिम्मेदारी भी तय होगी उसकी। अगर फिजिक्स के टीचर को अगर फिजिक्स पढ़ाने का अधिकार मिला हुआ है, तो अगर फिजिक्स का रिजल्ट खराब होता है तो उसका उत्तरदायित्व उसी के सर पे जाएगा। तो अगर किसी काम को, व्यापार में किसी काम को अगर असाइन किया जाता है किसी को, तो उसको पूरा राइट दिया जाता है उस काम करने को, पूरा पावर दिया जाता है। लेकिन अगर वो रिजल्ट अगर उस अनुरूप नहीं आता है तो फिर उन जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, उन्हीं पर ये कार्रवाई की जा सकती है।
अगला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमेशा पूछते हैं लोग, आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का मतलब होता है कि एक कर्मचारी को एक ही बॉस आदेश दे, कोई दूसरा नहीं दे सकता है। ठीक है, एक बॉस एक आदेश। अब इसमें क्या दिक्कत हो सकता है? अगर मान लो कि हम किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे सुपीरियर 4 अधिकारी हैं, चारों हमको कुछ ना कुछ ऑर्डर दें, तो क्या होगा कि हम तो एक आदमी हैं, चारों का ऑर्डर फॉलो करना मुश्किल हो सकता है, कभी कभी ऑर्डर एक दूसरे का टकरा सकता है। अब क्या होगा कि हम, हो सकता है कि ऐसी स्थिति में आ जाएं कि हम चारों का बात नहीं मान सकें उस तरह से। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये है कि हम आ, आ, कोई भी आ, क्या बोले हम, हाँ, तो यहाँ पे वो जो कर्मचारी है वो बात को घुमा सकता है, बोल सकता है कि भाई अभी वो फलाना बॉस हमको बोले हैं, हमको वो उनका काम करना है, ठीक है, ए बॉस का काम करना है। वो जबकि ए का भी नहीं काम कर रहा, ए पूछने आएगा भाई मेरा काम हुआ, बोलेगा नहीं सर, सी सर बोल दिए हैं कि हमको उनका काम करना है। तो इस तरह से नहीं चलता है। इसलिए आदेश की एकता का सिद्धांत ये बोलता है कि एक कर्मचारी को एक ही बॉस से आदेश मिलना चाहिए, तो ही काम सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। आज जैसा हो पाया हुआ, आप लोग कमेंट करना कि किस तरह का ये वीडियो बना है। ठीक है, थैंक यू।